हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में समझेंगे जो अभी मैनेजर टेक्निकल और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो पोस्ट निकली हैं उसमें हम मैनेजर टेक्निकल के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट ऑल ओवर इंडिया उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी के साथ साथ हम जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, कितनी पोस्टें निकली हैं और जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार हमने देखा था। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा मैनेजर टेक्निकल के डिटेल के में जाएंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये टेलीग्राम है सो एजुकेशन के नाम से, इसको आप जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पर 18,000 प्लस मेंबर हैं। कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले वहीं पर आपको अपडेट मिलता है, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करो। क्योंकि फिर आपको हो सकता है यूट्यूब पे थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियो बनाने में, लेकिन आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि एफसीआई ने अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है कैटेगरी 2 पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर कैटेगरी 3 की पोस्ट में जैसे असिस्टेंट वगैरह होती हैं उसके लिए जो है नेक्स्ट मंथ में एक नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अभी जो है वो कैटेगरी 2 के लिए आया है, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी असिस्टेंट के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन कुछ समय बाद यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बोला था कि एजीएम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये एजीएम और ये मैनेजर में कोई डिफरेंस नहीं है। ये असिस्टेंट जनरल मैनेजर और मैनेजर यहाँ पर जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे एज अ ट्रेनी ज्वाइन करेंगे और आप किसी मैनेजर के अंडर में 6 मंथ तक ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद में आपको एज अ मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाएगा एफसीआई के अंडर में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। आप इसको चाहे एजीएम बोलो, क्योंकि क्वालिफिकेशन और जो सिलेबस का पैटर्न है और आप देखेंगे सिलेबस का जो कंटेंट है, एज लिमिट है, सैलरी है, सब कुछ सेम है जो एजीएम का होता है। और ये तो एजीएम के लिए अगर आप वेट करो तो कोई अलग से पोस्ट नहीं आएगी, यही पोस्ट है। अगर आप एजीएम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैंने एक कमेंट भी पढ़ा, एक दो कमेंट भी पढ़े, जिसमें पिछले वाले वीडियो में लोगों ने बोला कि यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये एक ट्रेनिंग पोस्ट है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, तो इसको हम पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आप जिसके लिए अप्लाई करोगे, ये जो मैनेजर टेक्निकल या फिर अदर डिपार्टमेंट में जो पोस्ट निकली हैं ये परमानेंट पोस्ट हैं, ये कोई ट्रेनिंग की पोस्ट नहीं है, कोई ट्रेनी पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अभी आप देखोगे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, तो इसके साथ ही साथ कुछ चेंजेस हुए हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है 6 मंथ आपको एज अ ट्रेनी रखा जाएगा। पहले आपको देखा जाएगा, आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे ट्रेनिंग में। आप सारी चीज़ों को अगर अच्छे से फॉलो करते हो और अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हो तो उसके बाद में वहाँ पर विदाउट एनी क्वेश्चन जो है आपको परमानेंट पोस्ट पे रख लिया जाएगा। यहाँ पर देखो मेंशन है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जनरल, डिपोट, मूवमेंट, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड एज मैनेजमेंट ट्रेनी। तो सबसे पहले एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आप बड़ी से बड़ी पोस्ट में जाओ, चाहे आप यूपीएससी में जाओ, चाहे पीसीएस में जाओ, कहीं भी आप जाओगे तो आपको इनिशियली आप ट्रेनिंग पीरियड में ही रहते हो। ठीक है, आपकी कुछ टाइम एक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही आप एक्चुअल पोस्ट पे अपॉइंट होते हो जिसके लिए आपने एग्जाम दिया था। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। एंड विल बी अंडरगोइंग ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी। ओनली कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड विल बी पेड ऑन देम एट द रेट ऑफ, उस टाइम पे आपको 40,000 रुपये एज अ स्टाइपेंड पे किया जाएगा। स्टाइपेंड का मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा अलावेंसेस वगैरह नहीं दिए जाएंगे उस टाइम पे। ठीक है, केवल आपको 40,000 एज अ स्टाइपेंड पे किया जाएगा। अब वो भी बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए एज अ ट्रेनी जिसको दिया जा रहा है। ठीक है, हमारे इंडिया में अगर आप कंपेयर करके देखोगे, उसके बाद में जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है मैनेजमेंट ट्रेनी विल बी कंसिडर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन एज अ मैनेजर इन द आईडीए पे स्केल 40,000 टू 1,40,000। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, अगर आपकी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं होता है तो आपको यहाँ पर परमानेंट पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये भी नहीं है कि कितने % लोगों को रखा जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में कि ये परमानेंट पोस्ट है या फिर ये आपका एक तरीके से टेम्परेरी पोस्ट है। तो ये पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो ट्रेनिंग, उसके बाद में 40,000 से 1,40,000 ये आपका आईडीए पे स्केल पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। अब ये क्या है, ये पे स्केल है। इनिशियल पे स्केल आपका 40,000 है, जब आप अपनी सर्विस से रिटायर हो गए तो
1,40,000 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये 40,000 आपका बेसिक पे है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे इस पे बहुत सारे अलावेंसेस लगेंगे और भी फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जो भी पर्क्स वगैरह मिलते हैं, उन सबको मिला करके जो आपकी सैलरी आपको रिसीव होगी, अराउंड ग्रॉस सैलरी जो होगी आपकी वो 75,000 के अप्रॉक्स जाएगी, ठीक है। आप FCI सबसे बड़ा एक तरीके से लार्जेस्ट PSU है हमारे इंडिया में, तो यहाँ पर आपको जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि ये मैनेजर, हिंदी मैनेजर का है, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग वगैरह नहीं है, आपको डायरेक्टली वो कर लिया जाएगा, डायरेक्टली आपको मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये हमने देख लिया, अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये जो कैटेगरी 2 की जो पोस्ट निकली हैं, चाहे इसको मैनेजर या फिर AGM बोलो आप, तो यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो आपका 27 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से, और लास्ट डेट जो है वो आपकी 26 सितंबर है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो बहुत सारे लोग, यानी असिस्टेंट पोस्ट के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर में देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में भी बात कर रहे हैं, टेक्निकल के बारे में बात कर रहे हैं, मैनेजर टेक्निकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो 5 जोन, हमारा कंट्री 5 जोन में डिवाइडेड है। नॉर्थ जोन, अगर जो पोस्ट कोड है इसका E है। नॉर्थ जोन में अगर आप देखोगे SC कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं, ST के लिए 4 हैं, OBC के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, EWS के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 2 है, टोटल 9 पोस्ट हैं अगर आप जनरल बात करोगे। उसके बाद में यहाँ पर देखो, अगर PWBD की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। फिर आप साउथ जोन में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे आप SC में आपको 1 पोस्ट दिखेगी, ST में कोई पोस्ट नहीं दिखेगी, OBC में आपको 1 दिखेगी, EWS में कोई भी पोस्ट नहीं है, अनरिजर्व में 2 हैं, टोटल 4 पोस्ट हैं, PWBD में कोई पोस्ट नहीं है। वेस्ट जोन की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे SC में 1 है, ST में 3 है, उसके बाद में देखोगे OBC EWS में कोई पोस्ट नहीं है। फिर यहाँ पर अनरिजर्व की 2 पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 6 हैं। PWBD में कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद में ईस्ट जोन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि SC ST OBC और EWS की 1-1 पोस्ट है, अनरिजर्व की 3 है, टोटल 7 पोस्ट हैं, PWBD की 1 पोस्ट है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन की, तो यहाँ पर आप देखोगे SC ST और OBC EWS में कोई भी पोस्ट नहीं है, केवल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो अनरिजर्व की हैं, 2 पोस्टें। तो टोटल अगर आप यहाँ पर देखते हो तो टोटल 28 पोस्ट आपको ऑल ओवर इंडिया में मैनेजर टेक्निकल की देखने को मिलती हैं टोटल। और उसके साथ ही साथ PWBD कैटेगरी में 4 पोस्ट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में हमने बात कर लिया ऑल ओवर द कंट्री। उसके बाद में एग्जाम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की जो ब्रांच होती हैं वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम फूड साइंस की बात करते हैं तो अगर आपने उसमें BTech किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रहे, केवल एग्रीकल्चर वालों को यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये दिया गया है कि अगर आपने BSc भी किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने फूड साइंस में डिग्री ली है तो आपके पास में BTech होना मैंडेटरी है, ठीक है। BSc से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके पास BTech नहीं है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, क्योंकि मास्टर और BTech एक तरीके से इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो वहाँ पर आपके पास अगर MSc है फूड साइंस में तो आप अप्लाई कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने BTech किया हुआ है फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। उसके साथ ही साथ अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में BTech किया है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। इसके साथ ही साथ अगर आपने अपना BTech किया हुआ है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे, इन सभी चीज़ों में आपको मिनिमम 4 ईयर डिग्री चाहिए। अगर आपके पास BTech नहीं है, अगर आपके पास MSc है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास में डिग्री जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो एग्ज़ाम की लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास में जो आपकी डिग्री है उस डेट से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। कहने का मतलब जो भी कैंडिडेट अभी लास्ट सेमेस्टर में है या फिर अपने 3rd सेमेस्टर में किसी में भी, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28 ईयर की एज लिमिट है यहाँ पर। अगर आप OBC से हैं आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ST ST आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अनरिजर्व के लिए 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर
दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखो यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है वो आपका मेनली जो आपका सिलेक्शन है वो 2 स्टेज में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो है आपका वो एक ऑनलाइन टेस्ट है, इंटरव्यू है, उसके बाद में आपका ट्रेनिंग है, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट आप पास कर लेते हो, इंटरव्यू पास कर लेते हो, उसके बाद में ट्रेनिंग में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे वो आपको फॉलो करने हैं, आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इन तीनों में अगर हम बात करते हैं तो मेजर रोल प्ले करेगा आपका ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो आपको आगे किसी भी स्टेज में कोई इशू नहीं होगा। तो अगर हम ऑनलाइन टेस्ट की बात करें और इंटरव्यू की बात करें, यहाँ पर मेनली आपकी 2 स्टेजेस हैं। ट्रेनिंग तो आपकी हो ही जाएगी, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट की बात करें, यहाँ पर 2 स्टेजेस मेजर हैं, ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट की अगर बात करें, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप। तो ऑनलाइन टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 2 फेज़ होने वाले हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2, ठीक है। फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ऑनलाइन टेस्ट में जो फेज़ 1 और फेज़ 2 है, तो फेज़ 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा कि यहाँ पर आपके जो मेन जो देखेंगे आप 4 एरियाज से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, फिर आप देखेंगे जनरल स्टडीज़ हो गया। अब जनरल स्टडीज़ का मतलब ये है कि उसमें आपका थोड़ा सा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बहुत बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत डीप में नहीं जाना है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आप देखेंगे 25 25 25 रहेंगे। मार्क्स देखेंगे आप 25 25 रहेंगे। टाइम जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15 मिनट का मिलेगा। और पेपर के वर्जन की बात करें तो आपका इंग्लिश वाला पेपर इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी सारे पेपर जो हैं वो आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 रहेंगे टोटल, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे, टाइम आपको 60 मिनट मिलेगा। ये जो एग्ज़ाम है यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी 1/4 की। उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपके मार्क्स होंगे वो आपके मेरिट में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो फेज़ 1 आपका होगा ये क्वालिफाई नेचर होगा, इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे आपकी मेरिट लिस्ट। उसके बाद में फेज़ 1 जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे, आप फेज़ 2 के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। फेज़ 2 के लिए सेलेक्ट होने के बाद में आपको यहाँ पर 2 पेपर देने होंगे फेज़ 2 में, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 आपका 120 मार्क्स का होगा, पेपर 2 भी आपका 120 मार्क्स का होगा। पेपर 1 90 मिनट का होगा, पेपर 2 जो है वो आपका 60 मिनट का होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपका सिंगल सिटिंग में होगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, आपका सेम डे पेपर होगा। अभी आप समझ गए आपका जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 क्वालिफाई नेचर है। फेज़ 2 आपके जो मार्क्स हैं वो आपके कंसीडर किए जाएंगे आपकी मेरिट लिस्ट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों। उसके बाद में जब आपका फेज़ 2 का पेपर 1 होगा उसमें आपके कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपके मेजर 4 एरियाज़ हैं। पहला आपका वही इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, फिर जनरल स्टडीज़ है। जनरल स्टडीज़ के बारे में यहाँ पर देखो ये नीचे मेंशन भी है कि आपको बहुत ज़्यादा डो नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, क्योंकि जनरल स्टडीज़ एक तरीके से आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, उसको आप फिनिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एकदम बेसिक, अगर आप एक लूसेंट बुक आती है उसको आप लेकर के पढ़ोगे तो भी आपकी चीज़ें हो जाएंगी। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज 25, रीजनिंग एबिलिटी 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 और यहाँ पर 45 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो आपके जनरल स्टडीज़ से रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है 25 मार्क्स होंगे आपके मैक्सिमम। उसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25, उसके बाद में 45 जो रहेंगे आपका जनरल स्टडीज़ से। पेपर की मीडियम की बात करें तो आपका इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश के लिए, बाकी के लिए बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 20-20 मिनट आपको मिलेंगे, किसके लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए। 30 मिनट आपको जनरल स्टडीज़ के मिलेंगे। टोटल टाइम जो हो गया 90 मिनट हो गया। उसके साथ में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 120 हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं 120 रहने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है आपको, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है फेज़ 2 में, तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जब फेज़ 2 का पेपर 2 होगा, फेज़ 2 का पेपर 2 जो होगा वो मेन आपका कोर टेक्निकल पार्ट से होगा। यहाँ पर जो आपका टाइमिंग है 60 मिनट है, मार्क्स जो हैं वो आपके 120 रहने वाले हैं। मेजर एरियाज़ की बात करें यहाँ पर एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एंटमोलॉजी, केमिस्ट्री और यहाँ पर फूड एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
एग्रीकल्चर में आप देखेंगे स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, उसके बाद में आप देखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, पोस्ट हार्वेस्ट केयर ऑफ सीरियल एंड पल्सेस। ये सारी चीज़ें जो हमारी ई बुक है उसमें पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। आप उसका सैम्पल कॉपी लेकर के देख सकते हो। ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको ये पेपर 2 में देखने को मिल रही हैं ये सब आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में एक्ट में अगर बात करें तो एक्ट के लिए वीडियोस ऑलरेडी हमने बना रखे हैं। इसके साथ ही साथ आप FSSAI की वेबसाइट पे आपको ये सारे एक्ट मिल जाएंगे, आप इनको जा करके वहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे इंग्लिश के लिए आप इस बुक को ले सकते हो, ठीक है। ये जो बुक है जनरल इंग्लिश की, जो SP बख्शी की बहुत अच्छी बुक है, इसको आप ले सकते हो। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप ये बुक ले सकते हो, S चांद की, डॉक्टर RS अग्रवाल की है। और एक बुक और है, दूसरी बुक है जो वो अर्थमेटिक की है, इस बुक को भी आप ले सकते हो। इसमें क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से दिए गए हैं, इस बुक से भी आप पढ़ सकते हो। दूसरी जो बुक है वो रीजनिंग की है, ठीक है। तो मैथ के लिए, मैथ वाले पोर्शन के लिए आप ये बुक्स वगैरह ले सकते हो। इन दोनों बुक्स में से कोई एक बुक ले सकते हो, दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए आप इस बुक को ले सकते हो, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है। उसके बाद में GK वाला जो जनरल स्टडीज़ वाला पोर्शन है, आप लूसेंट प्रेफर करो, इनफ है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये हमारी स्वाय एजुकेशन की ई बुक है, ठीक है। इसमें आपका टोटल जो रिलेवेंट डिसिप्लिन वाला पोर्शन है वो सारा इसमें कवर है, और इसमें आपका कंप्यूटर का पार्ट कवर है, ठीक है। तो ये दोनों ई बुक अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो। इसके साथ ही साथ जो अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर की जो अरुण कतैन की बुक आती है उसको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अगर पॉइंट टू पॉइंट जाना चाहते हो, अगर आपको सारी चीज़ें एक जगह चाहिए एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टेक्निकल पार्ट है, तो आपको इस ई बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको सारी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था एक वीडियो, इसमें हमने बुक्स के बारे में बात किया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात किया, हमने एज लिमिट, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर ली। इन दोनों बुक्स के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करना है। अगर आपको सैम्पल कॉपी चाहिए, प्राइस वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था एक वीडियो जिसमें हमने सारी बातें करी हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर हम देखेंगे। अगर नंबर ऑफ डाउट्स बहुत ज़्यादा होंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।